नमस्कार नमस्कार सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जिंदाबाद जबरदस्त हो गए। तो सारे के सारे भाई मेरे उपस्थित हो जाएं, पहले तो फटाफट से जुड़ जाएं। कैसे हैं आप सभी? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो भारत में संघीय संविधान की विशेषताएं मैंने चर्चा कर दी थी। भारत में एकात्मक संविधान की विशेषताओं पर मैं चर्चा कर रहा था, कुछ एक पॉइंट बचे हुए थे। जल्दी से जुड़ जाएंगे, फटाफट से आ जाएंगे। मैंने आपको काफी सारी बातें पिछली क्लास में भी बताई थी कि भारत के संविधान में संघ शब्द नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, कि राज्यों का संघ, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। और भारत में राज्य नश्वर हैं, विनाशी हैं, और उन विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। जबकि यूएसए में राज्य नश्वर नहीं है, ठीक है, वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होता है। ये बात आपको बताई थी। इसके बाद में मैंने दोनों की विशेषताएं भारत में बताई, आपको संघीय की बताई थी, फिर एकात्मक की बता रहा था कि एकल संविधान होता है, एकल न्यायपालिका होती है, ठीक है ना। राज्य नश्वर नश्वर होते हैं। इसके अलावा केंद्र ताकतवर है, शक्ति विभाजन में केंद्र को ज्यादा सूचियां हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, आपको पता है। कराता कौन है? केंद्र कराता है। तो जिस चीज में भी केंद्र ताकतवर दिखाई दे, जिस फंडे में भी आपको नजर आए कि केंद्र ताकतवर है, वो विशेषता कहीं ना कहीं कहां से ली होगी? एकात्मक संविधान से होगी। क्लियर है? यहीं तक हुआ था। एक बार से थम्सअप जरूर कीजिएगा जो जो साथी आते जा रहे हैं। मैं यही बता रहा था और आज मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा, कल हम इसका मोक लगाएंगे। डीपीपी सारी अभी क्लास के बाद अपलोड हो जाएंगी, बन के आ गई हैं, बन के आ गई हैं। डीपीपी सारी क्लास के बाद अपलोड हो जाएंगी। इसका कल हम मोक भी लगाएंगे, ठीक है। चंद्रभाल जी, अनन्या, जनार्दन राजवर, धर्मेंद्र, निशात बेगम, रुखसर खान, रूबी दिवाकर, ठीक है। और क्वेश्चनों का लेवल देखना बच्चे डीपीपी में। अगर किसी पे पुरानी बुक हो, पीसीएस की या आईएएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, तो मिलान कीजिएगा आपका लेवल मैंने कहां पहुंचा रखा है, ठीक है। चलिए चलिए, आप किसी भी क्वेश्चन को उड़ाने की दम रखते हैं इन टॉपिक के। तो भारत में एकात्मक संविधान की विशेषताएं बता रहा था, कुछ एक बता दी थी, कुछ एक बच रही हैं, उनकी भी जिक्र करे देता हूं। जैसे मेरे बच्चे, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली तो मैंने बता दिया था। हाँ, एक बात करनी है, आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था में भी आपको यह पता चलता है कि कौन ताकतवर है। केंद्र ताकतवर है। मैं आपातकाल पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, आपातकाल तो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इमरजेंसी, इमरजेंसी सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम, आपातकालीन व्यवस्था। और आपातकालीन व्यवस्था का मतलब होता है कि जब भी राष्ट्र या राज्य खतरे में हो, जब भी जब भी राष्ट्र या राज्य, राष्ट्र या राज्य खतरे में हो, खतरे में हो, तो संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है। तो संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में, एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है भैया। किस में परिवर्तित हो जाती है? एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आया? जैसे ही मान लो कि यूपी में आपातकाल लगा दिया जाए, यूपी में आपातकाल लगा दिया जाए, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, तो यूपी की जो कानून बनाने की पावर थी सरकार की, वो किस में चली जाएगी? केंद्र में। अब यूपी के लिए भी कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। यूपी की सरकार का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। सब कुछ कौन देखेगा? केंद्र देखेगा। अगर पूरे भारत पे आपातकाल लग जाए, पूरे भारत पे आपातकाल लग जाए, तो सारी की सारी राज्यों की शक्तियां खत्म। सब कुछ कौन देखेगा? केंद्र देखेगा। आई बात समझ में? बताओ, ये भी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा कि केंद्र ताकतवर है, कि केंद्र ताकतवर है। इसके अलावा एकल निर्वाचन प्रणाली या एकीकृत निर्वाचन प्रणाली भी कह सकते हो इसे, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली,
एकीकृत निर्वाचन निर्वाचन प्रणाली, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड 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 इलेक्शन सिस्टम, इंटीग्रेटेड इलेक्शन सिस्टम। इंटीग्रेटेड इलेक्शन सिस्टम का मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है बच्चे? जो आपके यहां संसद के चुनाव होते हैं, संसद यानी कि सांसदों के चुनाव। भाई सांसद कौन होते हैं सर? एमपी होते हैं, एमपी। और राज्यों में कौन होते हैं? राज्यों में कौन होते हैं सर? एमएलए। और कहीं कहीं क्या भी होते हैं सर? एमएलसी भी होते हैं, एमएलसी भी होते हैं। तो बच्चे एमपी एमएलए चाहे कोई भी हो, एमपी हो, एमएलए हो या फिर एमएलसी हो, इन सब का इलेक्शन कौन कराता है? इनका इलेक्शन कौन कराता है सर? इलेक्शन कमीशन कराता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। कौन कराता है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ठीक है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। कौन कराता है बच्चे? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। ये सांसद हैं, ये केंद्रीय विधायिका में बैठेंगे और ये दोनों व्यक्ति विधायक हैं। ये विधानसभा के, ये विधान परिषदों के, ये राज्यों की विधायिका में बैठेंगे। लेकिन चुनाव कौन ही करा रहा है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही करा रहा है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। आप कहेंगे सर राज्य निर्वाचन आयोग भी तो होता है। बच्चे वो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराता है, वो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराता है। जो राज्यों की विधायिका है और जो केंद्र की विधायिका है उसका चुनाव यही संस्थान करा रहा है। और ये सेंटर का है, देख लो ये केंद्र का है। इससे भी तो यही दिखाई दे रहा है कि केंद्र ताकतवर है, एकात्मक की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ सर। इसके अलावा एक खातों का जांच करने वाला अधिकारी होता है, एकीकृत जांच लेखा मशीनरी, एकीकृत जांच लेखा मशीनरी, एकीकृत जांच लेखा मशीनरी, एकीकृत जांच लेखा मशीनरी, एकीकृत जांच लेखा मशीनरी। एकीकृत जांच लेखा मशीनरी की बात करें हम, इंटीग्रेटेड अकाउंट इंक्वायरी मशीनरी, इंक्वायरी मशीनरी। ठीक है भैया। इंटीग्रेटेड अकाउंट इंक्वायरी मशीनरी, यानी जो सरकार के खाते होते हैं, जो सरकार के खाते होते हैं, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे राष्ट्रीय सरकार हो, चाहे राष्ट्रीय सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, चाहे वो क्षेत्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनके खातों की जांच, इनके अकाउंट्स का जो वेरिफिकेशन है, इनके अकाउंट्स की जो इंक्वायरी है, इनकी अकाउंट इंक्वायरी एक ही व्यक्ति करता है। इनकी अकाउंट्स इंक्वायरी एक ही व्यक्ति करता है। कौन करता है बच्चे? इनकी अकाउंट्स इंक्वायरी करता है CAG। नाम सुना होगा आपने इसका। CAG बोले तो कॉम्प्ट्रोलर, पढ़ोगे इसे आर्टिकल 148 में मिलेगा, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है भैया। भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कहते हैं इसे। भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, व महालेखा परीक्षक।
भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है ना, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक इसका नाम है। और ये कैग नाम का अधिकारी सेंटर द्वारा अपॉइंट होता है, सेंटर द्वारा अपॉइंट होता है, और सेंटर के भी खातों की जांच कर रहा है, इवन राज्यों के भी खातों की जांच कर रहा है। दोनों के अकाउंट वेरिफिकेशन एक ही व्यक्ति कर रहा है, ठीक। और रिपोर्ट भी किसे सौंपता है, रिपोर्ट भी किसे सौंपता है भाई, सेंटर की रिपोर्ट किसे देता है ये, सेंटर की जो रिपोर्ट होती है, जो केंद्रीय सरकार, जो राष्ट्रीय सरकार की रिपोर्ट है, वो किसे देता है, प्रेसिडेंट को। किसको देता है, प्रेसिडेंट को। जबकि स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट किसको देता है, स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट किसको देता है, स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट देता है गवर्नर को, यानी कि राज्यपाल को। और आप जानते हो गवर्नर की अपॉइंटमेंट खुद किसने कराई है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट खुद किसने कराई है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराई है, राष्ट्रीय सरकार ने कराई है। कुल मिला के कंट्रोल है कि नहीं राज्यों पर, कंट्रोल है कि नहीं, केंद्र ताकतवर है कि नहीं, बताओ। क्या ये सिस्टम नहीं दिखा रहा कि केंद्र ताकतवर है, क्या ये सिस्टम नहीं शो कर रहा कि केंद्र ताकतवर है, केंद्र ताकतवर। तो बच्चे ये भी पॉइंट हुआ। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था कि आपके राज्यों में जो जिले हैं, जो जिले हैं उनमें आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, आईएएस आईपीएस। अब राज्य आपका है, सीएम आप हैं, लेकिन आपके अंदर जो जिले बने हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, उनकी देखरेख करेगा आईएएस ऑफिसर, जो आया है सेंट्रल की परीक्षा पास करके, यूपीएससी, केंद्र की परीक्षा पास करके आया है यूपीएससी। सर अकाउंट कौन बनाता है, यही रिपोर्ट तैयार करता है। अकाउंट का मतलब है उमेश साहू, जो बजट में पैसा मांगा था क्या वो खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो किस जगह कितना हुआ है, ये मेंटेन रखता है, ठीक। इसीलिए एक और लिख लेना बच्चे, एक और पॉइंट आपको बता देता हूं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताना जरा जल्दी से बच्चे। अखिल भारतीय सेवाओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है हमारा। ऑल इंडिया सर्विसेज, 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 ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे फॉर एग्जांपल आईएएस आईपीएस, आईएएस आईपीएस। भाई जिले की पुलिस विभाग में सबसे प्रमुख होता है आईपीएस, और जिले का पूरा प्रशासन देखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी है आईएएस। राज्य आपका, मुख्यमंत्री आप हैं, जिलों के मालिक ये लोग हैं, जिलों के मालिक ये लोग हैं। बताओ कौन ताकतवर शो हो रहा है, केंद्र। मैंने कहा था जो भी पॉइंट केंद्र को ताकतवर दिखाए, समझ जाओ वो एकात्मक को दिखा रहा है, एकात्मक की ओर जा रहा है। जैसे एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं भाई, राज्य सूची पर, राज्य सूची पर संसद की विधि बनाने की शक्ति, राज्य सूची पर, राज्य सूची पर संसद की, संसद की विधि बनाने की, विधि बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति, राज्य सूची पर संसद की विधि बनाने की शक्ति। पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ मेकिंग एक्ट, एक्ट ऑन स्टेट लिस्ट। भाई स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाती है, सर राज्य विधायिका। स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाती है, राज्य विधायिका। लेकिन कहीं पे आपातकाल लग जाए, कहीं पे आपातकाल लग जाए तो उस राज्य के लिए कौन बनाएगी कानून, संसद बनाएगी। जब दो या दो से ज्यादा राज्य किसी विवाद में फंस जाएं और कानून बनाना चाहें और संसद से कुछ जाके बोलें कि संसद हमारे लिए कानून बना दो जो दोनों राज्यों पे लागू हो जाए, तो भी बना सकती है। पढ़ोगे जब केंद्र राज्य संबंध बताऊंगा तब पढ़ोगे। तो कुल मिला के आप दादाजी
पिताजी के घर के लिए भी कानून बना पा रहे हैं तो दादाजी ताकतवर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? दादाजी ताकतवर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बताओ मुझे। क्या इन पॉइंटों में आपको दिक्कत हो रही है? क्या इन पॉइंटों में अब आपको दिक्कत हो रही है? जब सारा बैकग्राउंड आपके दिमाग में सेव है, जब सारा बैकग्राउंड आपके दिमाग में सेव है, तो क्या इन पॉइंटों को समझने में आपको कोई दिक्कत समस्या हो रही है? नहीं हो रही। इसीलिए कहते हैं डबल स्टार लगा के लिख लेना, भारत का संविधान, भारत का संविधान कठोरता के साथ, कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण है। कठोरता के साथ लचीलेपन का, लचीलेपन का मिश्रण है, लचीलेपन का मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण यानी कि मिक्सअप। कठोरता मतलब रिजिडिटी, कठोरता बोले तो रिजिडिटी, और तो आपकी ये जो लचीलापन यानी कि सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस। ठीक है भैया। अब कठोरता का मतलब क्या है? कठोरता का मतलब क्या है? कहां का संविधान कठोर होता था? मैंने जब आपको विशेषताएं बताई थी, विशेषताएं बताई थी संघीय संविधान की या संघीय सरकार की, तो मैंने कहा था संविधान कठोर है यानी उसमें संशोधन के लिए बड़ा बहुमत चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा बहुमत, ज्यादा से ज्यादा बहुमत। यानी कठोरता का मतलब है किस पर आधारित है? संघीय व्यवस्था। किसके भी गुण हैं इसमें? संघीय व्यवस्था के भी गुण हैं, संघीय व्यवस्था के भी गुण हैं, फेडरल सिस्टम के भी गुण हैं, फेडरल सिस्टम के भी गुण हैं। और कहा मैंने कहा था कि संविधान कठोर भी हो सकता है और नहीं भी, कठोर भी हो सकता है और नहीं भी। कठोर हो भी गया तो एक ही सरकार होती है वहां पर, एक ही सरकार, वो जो चाहे कर दे, क्योंकि एक ही सरकार है, मैं ही हूं जो हूं, कोई रोकने वाला नहीं, वो संविधान को फिर से बदल देगी। यानी कि कठोर बना भी दो या मत बनाओ, एक ही बात है, रहेगा वो लचीलाई, रहेगा वो लचीलाई। कहां पर था सर? एकात्मक में। कहां पर था? एकात्मक व्यवस्था में, एकात्मक। इसीलिए आप कह सकते हो कि दोनों जगह की विशेषताएं हमारे संविधान में मिलती हैं, हमारी सरकार में मिलती हैं। ठीक है ना, हमारे शासन में दोनों की विशेषताएं मिलती हैं। हैं हम संसदीय, हैं हम संसदीय, लेकिन यहां जो है दोनों विशेषताएं हमारे अंदर मिलती हैं। पर कुछ जगह पर थोड़ी दिक्कत समस्या परेशानी आएगी आपको क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन करने में कैसे आएगी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां तक की बातें क्लियर है। सर सीए जी तो सिर्फ अकाउंट ही चेक करते हैं क्या? हाँ, अकाउंट ही चेक करने वाले अधिकारी हैं उमेश जी। ठीक, तो यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे साथियों कुछ स्टेटमेंट हैं, आपसे पूछा जाता है कि भारत के संविधान को किस व्यक्ति ने अर्ध संघात्मक कहा है? भारत के संविधान को किस व्यक्ति ने बार्गेनिंग, बार्गेनिंग संघ कहा है, बार्गेनिंग फेडरल कहा है? बार्गेनिंग फेडरल का मतलब होता है या समझौते वाला। ठीक, तो किस व्यक्ति ने क्या कहा है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। केसी व्हीलर, बहुत बढ़िया चंद्रभाल, केसी व्हीयर, केसी व्हीयर ने कहा है अर्ध संघात्मक। क्या बात है, ये होती है पढ़े लिखे बच्चों की पहचान, जो पहले पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात आती है, कुछ स्टेटमेंट्स डाल लीजिएगा, कुछ स्टेटमेंट्स डाल लीजिएगा, कुछ स्टेटमेंट्स डाल लीजिएगा। सबसे पहले केसी व्हीयर, केसी व्हीयर, केसी व्हीयर साहब क्या कहते हैं? केसी व्हीयर साहब कहते हैं, जैसा कि हमारे चंद्रभाल भाई ने बताया भी, कि सर भारत का संविधान कैसा है? ठीक है, भारत का संविधान कैसा है, भारत कैसी व्यवस्था है? तो भारत अर्ध संघात्मक है। ठीक है, भारत कैसा है? अर्ध संघात्मक। भारत, इंडिया इज, इंडिया इज क्वासी फेडरल, क्वासी
फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब होता है अर्ध संघात्मक या अल्प संघात्मक। भारत भारत अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक या अल्प संघात्मक, अर्ध कह लो या अल्प कह लो, अल्प संघात्मक व्यवस्था है, अल्प संघात्मक व्यवस्था है, अल्प संघात्मक व्यवस्था है। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चे केसी व्हीलर ऐसा कह रहे हैं। देखो ये व्यक्ति के कथन है, इसे कोई डंके की चोट पे मत ले लेना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान कैसा है, आप आंसर कर दो अर्ध संघात्मक, तो भैया अपना दिमाग लगाना। ये तो केसी व्हीलर ने ऐसा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भाई ये ऐसा मानते हैं कि भारत में दोनों के गुण हैं, भारत में दोनों के गुण हैं, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण, संघात्मक और एकात्मक का, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। संघात्मक और एकात्मक का क्या है बाबू? मिश्रण है। संघात्मक और एकात्मक का क्या है? मिश्रण, ठीक है, मिश्रण। KCW, केसी, केसी ही कहते हैं बच्चे, केसी का पूरा नाम छोड़ो, ठीक है, क्लियर, ठीक। यानी संघात्मक एकात्मक का मिश्रण है, कठोरता के साथ लचीलेपन का भी मिश्रण कह सकते हो आप। इसलिए भी इन्होंने ऐसा कहा क्योंकि कठोरता के साथ किसका मिश्रण है, अभी बताया था। रिजिडिटी के साथ किसका मिक्स है? सर लचीलेपन का। रिजिडिटी यानी कि कठोरता बोले तो संघात्मक, ठीक है, और लचीला बोले तो एकात्मक। लचीलेपन का मिश्रण, लचीलेपन का मिश्रण, लचीलेपन का मिश्रण। तो इन दो पॉइंट की वजह से हो सकता है केसी व्हीलर ने ये बात कही, केसी व्हीलर ने ये बात कही, ठीक है, केसी व्हीलर ने ये बात कही। तो ये बात है आपकी किसके बारे में? केसी व्हीलर। एक अगला लिखेंगे आप, मॉरिस जोन्स, मॉरिस जोन्स, मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स क्या कहते हैं भाई? मॉरिस जोन्स, जो खास है उन्हीं के बता रहा हूं। मॉरिस जोन्स, मॉरिस जोन्स आप क्या कहते हैं? मॉरिस जोन्स आप क्या कहते हैं? तो भैया इनका कहना है कि भारत एक समझौतावादी संघवाद है, भारत एक समझौतावादी, समझौतावादी संघवाद है, समझौतावादी, समझौतावादी संघवाद है, संघवाद है, ठीक है। भारत एक क्या है? समझौतावादी संघवाद है। क्या है बच्चे? समझौतावादी संघवाद। इंग्लिश में लिख लेना, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। सर बार्गेनिंग फेडरलिज्म का क्या मतलब है? सर बार्गेनिंग फेडरलिज्म का क्या मतलब है? बच्चे समझौतावादी ही है। यहां पर केंद्र और राज्य के बीच आपसी समझौते हैं कि ये पावर तेरी, ये पावर मेरी, इस पर तू कानून बनाएगा, इस पर मैं कानून बनाऊंगा। दोनों ने आपस में समझौते किए हैं, ये तेरा ये मेरा, ठीक है ना। दादाजी ने कह दिया पूरे घर के लिए कानून मैं बनाऊंगा, वो तुझ पे भी लागू होंगे। पापा ने कहा मेरी वॉशिंग मशीन है, कपड़े मैं धोऊंगा तो मैं धोऊंगा। समझौतावादी संघवाद है। कैसा संघवाद है? समझौतावादी। ये पॉलिटिकल विद्वान हुए हैं उमेश साहू जी, ये पॉलिटिकल विद्वान लोग हैं। केसी व्हीलर हैं, मॉरिस जोन्स हैं, ठीक है। जो आपके ग्रेनविल ऑस्टिन साहब होते हैं, देखो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी कुछ ना कुछ कहा होगा। ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? देखो इतना हो गया है, आइए ग्रेनविल ऑस्टिन की भी एक लाइन है। ग्रेनविल ऑस्टिन, जी ऑस्टिन कहते हैं इनको, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल
ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है कि भारत एक सहकारी संघवाद है, भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद है, या ऐसे लिख लो भारत एक सहकारी संघवाद है, सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद का मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव 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 फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव सहकारी का मतलब होता है जहां एक दूसरे के सहयोग के साथ, एक दूसरे के साथ समन्वय बैठाकर, एक दूसरे के सहयोग से काम किए जाते हैं। कैसे काम किए जाते हैं? एक दूसरे के सहयोग के साथ शासन, एक दूसरे के मतलब कौन है एक दूसरा? केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य का, केंद्र व राज्य का, केंद्र व राज्य का एक दूसरे के सहयोग से शासन, एक दूसरे के सहयोग से शासन, एक दूसरे के सहयोग से शासन, केंद्र व राज्य का एक दूसरे के सहयोग से शासन जब चलता है तो ये होता है सहकारी संघवाद। तो मेरे साथियों, सर जी क्लास रुक रही है, ठीक है, रुक रही है क्या? बच्चे औरों की भी रुक रही है? एक बार से बोलेंगे। अनु वर्मा जी स्वागत है। क्या औरों की भी क्लास रुक रही है? एक बार से बोलिए। ठीक है, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, प्रीलिम्स कवर हो जाएगा। ठीक है, नहीं रुक रही, बहुत बढ़िया। चलिए, अब बच्चे एक समिति आती है जिसे हम कहते हैं राजमन्नार समिति, और एक आयोग आता है जिसका नाम होता है सहकारी आयोग। ठीक है, सरकारी आयोग, सॉरी। तो एक सरकारी आयोग है, सरकारी आयोग, सरकारी आयोग, सरकारी आयोग, सरकारी आयोग, और एक समिति होती है जिसे हम कहते हैं राजमन्नार समिति, राजमन्नार समिति, राजमन्नार समिति, राजमन्नार समिति। ये आयोग, ये समितियां आप पढ़ोगे जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ाऊंगा, वहीं से पकड़ के लाया हूं इनको। जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ाऊंगा तो उनके बीच आपस में चीजें बैठाने के लिए समितियां बनी हैं, क्योंकि भाई केंद्र अपनी अपनी चलाएगा, राज्यों को कुछ नहीं मिलेगा तो राज्य नाराज होंगे। राज्य बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ जाएं, राज्य बहुत ज्यादा अपनी पावर का मिसयूज ना करें, केंद्र उन पर पाबंदी लगा पाए लेकिन लिमिटेड वे में। तो आपस में समझौते के लिए कुछ समितियां बनी हैं, उनमें से एक यही है सरकारिया आयोग और राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग और राजमन्नार समिति। ठीक है, और इसने भारतीय संविधान को क्या कहा है? इसने साफ कहा है कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान एक संघीय या परिसंघीय संविधान है। इसने कहा है भारतीय संविधान एक संघीय या परिसंघीय संविधान है, संघीय कह लो या परिसंघीय, बात एक ही है, संविधान है। ठीक है भैया, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसने भारतीय संविधान को क्या कहा है? संघीय या परिसंघीय, संघीय या परिसंघीय। हाँ जी प्रियंका जी, ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति आप और याद करेंगे, आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं? आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं? आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि मेरे साथी भारतीय संविधान, भारतीय संविधान या भारतीय संघवाद लिखें, भारतीय संघवाद, भारतीय संघवाद कि भारत में संघ तो है, केंद्र और राज्य काम कर तो रहे हैं,
लेकिन ताकत किस में ज्यादा है सर? केंद्र में ज्यादा है। किस में ताकत ज्यादा है? केंद्र में ताकत ज्यादा है। तो भारतीय संघवाद एक प्रबल केंद्रीयकृत प्रवृत्ति वाला है। लिख लो, केंद्रीयकृत प्रवृत्ति वाला है। केंद्रीयकृत प्रवृत्ति का मतलब है कि भैया नेचर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, नेचर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कि संघ तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि केंद्र और राज्य काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पावर किस में ज्यादा है? पावर किस में ज्यादा है? केंद्र में ज्यादा है। पावर किस में ज्यादा है? केंद्र में ज्यादा है। तो ये इन लोगों ने कहा है, ये इन लोगों ने कहा है। आपसे अगर पूछे किसने भारतीय संविधान को एक मजबूत केंद्र वाला संघ बताया है? आइवर जेनिंग। किसने भारतीय संविधान को पूरा संघीय ही बोल दिया? सरकारी आयोग राजमन्नार समिति। ठीक है। किसने भारतीय संघवाद को सहकारी बताया कि एक दूसरे के सहयोग से काम चल रहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है ना, ग्रेनविल आएगा बच्चे, एल और लिख लेना, यहाँ पे एल रह गया है, ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है। इसके बाद मॉरिस जोन्स ने क्या कहा कि समझौतावादी संघवाद है, तेरी पावर ये मेरी पावर ये। ठीक। केसी वियर ने क्या कहा कि क्वासी फेडरल ये सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्ध संघीय है, क्योंकि संघात्मक एकात्मक दोनों के इसमें मिक्सअप मिलता है। तो इन लोगों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। लेकिन भाई हमारे यहाँ पे तो वो चीज मानी जाती है, क्या न्यूजीलैंड में जो कानून होगा वो भारत में लागू होगा? क्या न्यूजीलैंड में जो कानून होगा वो भारत में लागू होगा? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, भारत का कानून भारत की संसद बनाएगी। या फिर न्यायपालिका जो स्टेटमेंट देती है, याद रखना, वो भी कानून माना जाता है। न्यायपालिका जो शब्द कह देती है वो भी कानून माना जाता है। क्या माना जाता है? न्यायपालिका। ध्यान से सुनना सारे बच्चे जितने भी अभी क्लास देख रहे हैं और जितने भी रिकॉर्डेड देखेंगे, इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनना। भारत में कानून संसद बनाती है, सही बात है, भारत में कानून संसद बनाती है, सही बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिस डिक्री यानी कि आदेश, जिस आदेश को पारित करता है वो भी कानून माना जाता है, वो भी कानून माना जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तब जिक्र करूंगा आर्टिकल 142 का। आर्टिकल 142 में लिखा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश, आदेश, डिक्री पारित करता है, आदेश देता है, वो भी कानून माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर? रवि जी अभी डीपीपी अपलोड होंगी। मैं नहीं समझता आप सभी में से आपके दोस्तों ने भी पॉलिटी पढ़ा होगा आज तक, आपके दोस्तों ने भी पॉलिटी पढ़ा होगा, आप उनसे क्वेश्चन लगवा लेना। जिस किसी से भी पढ़ा हो, जिस किसी से भी वो पढ़ते हो, बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत टीचर हैं ऑफलाइन में भी पढ़ाते होंगे। ठीक है, आप उनसे क्वेश्चन लगवाना उन्हीं को, और आप खुद लगाना। आप खुद पा जाओगे कि आपको क्या दिया है, आप खुद पा जाओगे कि आपको क्या दिया है। मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं ना डीपीपी में, मैं छांट छांट करके लाया हूं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एसएससी या किसी झुंझू से एग्जाम में आया हो। झुंझू से मतलब साधारण एग्जाम में। उन क्वेश्चनों का आंसर वही व्यक्ति कर पाएगा जो पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है। ठीक है सर, संघवाद की जगह संविधान होगा क्या? भारतीय संघवाद एक प्रबल, नहीं संघवाद, संघवाद कह लीजिए, कोई बात नहीं कि संघवाद तो है, संघ तो है। संघ का मतलब सेंटर भी है, स्टेट भी है, लेकिन मजबूती किसको दी है? सेंटर को दी है। ठीक। अब मेरे बच्चे, मैंने अभी एक लाइन बोली, उस बात का जिक्र सुनो। मैंने कहा या तो कानून संसद बनाती है, हम उसे मानते हैं, या कानून न्यायपालिका जो आदेश दे देती है कि ये करना आपसे गलत होगा, ऐसा नहीं करना है, ये भी कानून माने जाते हैं। यानी न्यायपालिका का जो शब्दावली है, जो न्यायपालिका आदेश देती है, वो भी सर्वोच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, वो कानून माना जाता है, याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट ने ही हमें बताया कि हमारा संविधान कैसा है। देखिए, अब 2 कोर्ट केस लाने वाला हूं बीच में बढ़िया से, 2 कोर्ट केस लाने वाला हूं बीच में बढ़िया से। कोर्ट केस 2 कोर्ट केस हैं, क्योंकि अभी हमारा मुद्दा चल रहा है भारत का संविधान कैसा है। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या आंसर करोगे?
तो दो कोर्ट केस ला रहा हूं बीच में। एक है केशवानंद भारती, सुना होगा, कभी ना कभी जरूर सुना होगा। केशवानंद भारती मौलिक अधिकारों से संबंधित कोर्ट केस है, ठीक है। जब आपकी पहला संविधान संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि अधिग्रहण वाली, लैंड एक्विजिशन वाली, तो ये केरल के मठाधीश थे, केरल के मठ के मालिक, इनकी भी जमीनें चली गई। तो ये मौलिक अधिकार को लेकर के, क्योंकि संपत्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसके लिए कोर्ट में चले गए थे। केशवानंद भारती केस, ठीक है। इसके पीछे की पूरी कहानी है, मैं उस कहानी का जिक्र नहीं करूंगा, उस कहानी को मैं तब पढ़ाऊंगा जब हम मौलिक अधिकार वगैरह पढ़ेंगे, तब इसका जिक्र करूंगा। अभी इसके बैकग्राउंड की कहानी पे मत जाना, ठीक है। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस की बात करें तो मेरे साथियों 1973 में यहां पर जो, या एक तो पॉइंट याद रखना, जजों की सबसे बड़ी बेंच आज तक, अभी तक, आज तक की जजों की सबसे बड़ी बेंच, सबसे बड़ी बेंच, सबसे बड़ी बेंच यानी कि पीठ, ठीक है भाई। आज तक जजों की सबसे बड़ी बेंच अगर कहीं बैठी है तो इसी कोर्ट केस में बैठी है। इस कोर्ट केस में कितने जजों ने सुनवाई की थी पता है आपको? 13 जजों ने। टोटल कितने जज थे यहाँ पर? 13 जज हुआ करते थे, 13 जज हुआ करते थे, 13 जज। और मेरे साथी यहां पर जो मुख्य जज थे, इनमें से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज, सुप्रीम कोर्ट के इनमें से जो चीफ जस्टिस थे, जो सीजीआई साहब थे, इस समय पर कौन थे सीजीआई साहब? मुख्य जज कौन थे? तो मेरे बच्चे सर्वमित्रा सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी नाम मिलता है इनका, सर्वमित्रा, सर्वमित्रा सीकरी, शॉर्ट में कह देते हैं एसएम सीकरी, एसएम सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी नाम मिलता है, ठीक है। और ये वो दौर था जब आपकी जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी और संसद आपस में लड़ रही थी, सॉरी, इंदिरा गांधी और न्यायपालिका आपस में लड़ रही थी। इंदिरा गांधी तरह तरह के कानून बनाकर न्यायपालिका पर प्रतिबंध लगाना चाहती थी, और न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द करके इंदिरा गांधी की नाक में दम कर रही थी। तो दोनों थक चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इंदिरा गांधी के सारे हथियार बेकार हो जाएं, सारे के सारे हथियार बेकार हो जाएं। तो मेरे साथियों यहां पर एक डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था। और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था वो 7-6 के रेशियो में आया था, 7-6 के रेशियो में, ठीक है ना। यानी कि 7-6, अगर एक जज भी पल्ली तरफ चला जाए तो बेकार हो जाता मामला। 7 ने कहा हां, 6 ने कहा ना। और क्या निर्णय आया? क्या निर्णय आया कि भारत का संविधान, भारत का संविधान एक कैसा संविधान है बच्चे, ठीक है। भारत का संविधान परिसंघीय या संघीय है। भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान संघीय या परिसंघीय है, संघीय या परिसंघीय है, बोले तो फेडरल है। और ये इसकी, और ये इसकी, और यह इसकी मूल विशेषता या मूल ढांचा है, और यह इसका मूल विशेषता या मूल ढांचा है। मूल विशेषता कह लो या मूल ढांचा कह लो, ठीक है। सबसे पहले मूल ढांचा इसी में आया था, सबसे पहले मूल ढांचा नाम का शब्द इसी में आया था बच्चे। कौन से कोर्ट केस में? केशवानंद भारती कोर्ट केस में। मूल ढांचा है, मूल ढांचा है जिसमें संशोधन नहीं हो सकता, जिसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट, जिसमें संशोधन बोले तो अमेंडमेंट, जिसमें संशोधन बोले तो अमेंडमेंट नहीं हो सकता, जिसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है भैया, नहीं हो सकता। मूल ढांचा का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। सर बात समझ में नहीं आई, बिल्कुल समझ में आएगी, बिल्कुल पल्ले पड़ेगी, परेशान ना हो।
भाई मैंने कहा इंदिरा गांधी बात बात पे संशोधन कर रही थी, न्यायपालिका थक चुकी थी संशोधनों को रद्द करते करते। उसने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि सरकार पर थोड़ी बाउंडेशन लग जाए, सरकार कोई ऐसा बदलाव ना कर पाए जो न्यायपालिका के खिलाफ हो, जो न्यायपालिका की। ठीक है भैया, तो मैंने कहा ये इसकी क्या है मूल विशेषता या मूल ढांचा, कि भाई भारत का संविधान कैसा है। देखो न्यायपालिका ने साफ कह दिया, वो भी सर्वोच्च न्यायपालिका ने, कौन सी ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने साफ कह दिया कि भारत का संविधान कैसा है, संघीय या परिसंघीय। आप कहोगे सर मतलब, यानी जो संघीय विशेषताएं हैं भारत में लिखाई थी ना कि भैया कैसी न्यायपालिका होगी, एकल न्यायपालिका। न्यायपालिका को क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। ठीक है, सो रहे थे भाई, सब जगाना पड़ता है बीच में। ठीक है, तो मैंने कहा न्यायपालिका को क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। ठीक है, केंद्र व राज्य बने रहेंगे, दोनों की अपनी अपनी पावर रहेगी। आप पूरी तरह भारत को अगर अपने कंट्रोल में लेना चाहो तो नहीं ले सकते। राष्ट्रीय सरकार चाहे कि हटाओ राज्यों को, हम ही होंगे केवल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये संविधान का मूल ढांचा है और इसमें बदलाव नहीं हो सकता, साफ कह दिया। यानी कि भैया आप जो संविधान के मूल ढांचे में जो चीज आती हैं, जो आपके संविधान के पिलर हैं, जो स्तंभ हैं, उनमें बदलाव नहीं कर सकते। आप संविधान बदलो, यानी सरकार के मुंह में लॉलीपॉप आ गई कि बदलो, अमेंडमेंट करो, संशोधन करो, लेकिन किसे मत छेड़ो, मूल ढांचे को मत छेड़ो। और मूल ढांचा क्या है, संघीय या परिसंघीय होना, साफ कह दिया। और इससे पहले मैंने लाइन बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो कानून होता है, उसकी लिखी कही हुई बात पत्थर की लकीर है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को कैसा बताया है हमारे, संघीय या परिसंघीय। कोई पूछे भारत का संविधान कैसा है, अपने दोस्तों से पूछना, अपने ऑफलाइन किसी टीचर से पूछना, पॉलिटी पढ़ाता हो, पूछना कि भारत का संविधान कैसा है। पता है क्या आंसर करेगा, आंसर होगा अर्ध संघीय है, अर्ध संघीय है। अरे मेरे लालो, अर्ध संघीय तो केसी वियर ने कहा है, किसी की मानसिकता के अनुसार आंसर नहीं करते। जब केसी वियर ने क्या कहा है, ये क्वेश्चन आए तो अर्ध संघीय है, लेकिन भारत का संविधान कैसा है, संघीय है। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने। और इस कोर्ट केस में नहीं, एक और बार 20 साल बाद यही बात दोहराई, 20 साल बाद यही बात दोहराई, लिख लो। एक और कोर्ट केस है आपके लिए इंपोर्टेंट मेरे बच्चे, यहां पर एक और कोर्ट केस है। क्या है, एसआर बॉम्बई, एसआर बॉम्बई, एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ, एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ, एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भारत संघ का मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ का मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ, कौन सी सन, 1994। इसमें भी क्या कहा, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें तो सारे जजों ने, वहां तो भी 7-6 के रेशियो में दिया था डिसीजन, यहां तो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने स्पष्ट कहा, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने स्पष्ट कहा, स्पष्ट कहा, क्या कहा, क्या कहा साथी, वहां तो भी 7-6 के रेशियो में डिसीजन आया था, यहां तो स्पष्ट बोल दिया, क्लियर बोल दिया, क्या, कि भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय या परिसंघीय है, संघीय या परिसंघीय है, संघीय या परिसंघीय है। और यह इसकी मूल विशेषता, और यह इसकी मूल
विशेषता या ढांचा है? मूल विशेषता या ढांचा है? मूल विशेषता या ढांचा पिछली ही स्लाइड पे बता चुका हूं। बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, जिसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। बताओ तो भारत का संविधान कैसा है? अगर आपसे प्रश्न आ जाए भारत का संविधान कैसा है, आपसे प्रश्न आ जाए, संघीय या परिसंघीय? कैसा है? संघीय या परिसंघीय? अर्ध संघीय मत कर देना। अर्ध संघीय आंसर तब करना है, क्वासी फेडरल तब करना है जब केसी व्हीलर के अकॉर्डिंग पूछे। केसी व्हीलर के अकॉर्डिंग बताया है अर्ध संघीय, लेकिन हमारी न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका खुद कह रही है कि हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन भैया फेडरल है। कैसी है? कैसा है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। हाँ, हमारे यहां विशेषता जरूर मिलती है अर्ध संघीय टाइप की, क्योंकि एकात्मकता को भी हमने अपनाया है। सुनना, एकात्मकता को अपनाया है, लेकिन पहले केंद्र और राज्य बनाकर। और केंद्र और राज्य सरकारें कहां होती हैं? संघीय में। केंद्र अलग, राज्य अलग। शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा, ये संघीय में होता है। ठीक है। अगर हम एकात्मक होते तो एक ही सरकार होती, एक ही। हमने पावरफुल जरूर केंद्र को बना दिया है, वो एकात्मकता के से प्रभावित होकर बनाया है, लेकिन हम हैं कैसे? हमारा संविधान है कैसा? संघीय। बोलो बात क्लियर हुई? बोलो बात क्लियर हुई? अभी इसमें एक दो बातें आपको बतानी है। सहकारी संघवाद के बारे में चर्चा करनी है, थोड़ी क्षेत्रीय परिषदें बतानी है, तो कल क्लास लेनी पड़ेगी। कल क्लास लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना? कल क्लास लेनी पड़ेगी। कल इसे खत्म करके मोक लगवाऊंगा परसों, मोक लगवाऊंगा बच्चे परसों, ठीक है? क्योंकि अभी इसमें सहकारी संघवाद आपको बताना है थोड़ा सा, और क्षेत्रीय परिषद बतानी है, जोनल काउंसिल आपको बतानी है। तो मैं इसमें बिल्कुल, प्रिया जी बिल्कुल हो जाएगा। आनंद आ रहा हो तो हो जाएगा, आनंद मोहक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आनंद मोहक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। बाकी आप कहीं से भी कोई भी पढ़ा रहा हो, संविधान पॉलिटी बहुत पढ़ाते हैं दुनिया भर के, ठीक है? आप सबसे कंटेंट मैच करके देखना। आपको अगर 21 ना लगे, आपको बढ़िया ना लगे, बेटर ना लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा भी, डीपीपी मैंने अपलोड करा दूंगा, आज ही बन के आ गई है, मोबाइल में ही है मेरे, ठीक है? उनको मैं अपलोड करा दूंगा। आप क्वेश्चन लगा के देखना, आप लगाना और बताना मत। आपका जो दोस्त कहीं से भी तैयारी करता हो ना, कहीं से भी तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूपीएसआई की कर रहा हो, चाहे वो लोअर पीसीएस की कर रहा हो, चाहे वो किसी की भी तैयारी कर रहा हो, उससे कहना ये क्वेश्चन तू सॉल्व कर। आप अपना एक्यूरेसी देखना और उसकी एक्यूरेसी देखना, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।